हेलो हाय, कैसे हो आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल सैन मित्रा एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारी थर्ड क्लास होने वाली है। एचएससी ग्रुप डी टारगेट की है, जो कि अपने सेकंड वीडियो आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका फर्स्ट और सेकंड का लिंक मिल जाएगा, जाकर अपने पहले और सेकंड वीडियो को देखिए, उसके बाद ही थर्ड वीडियो को देखिए। तो हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था छठी से सातवीं शताब्दी के बारे में हमने बताया था, और राजा हर्षवर्धन के बारे में मैंने बताया था, और 11वीं शताब्दी के बारे में मैंने बताया था। तो अगर मैंने पहले और वीडियो पढ़ाई थी उसमें तो मैंने छठी सातवीं बताई थी, और सेकंड वीडियो मैंने क्या बताया था? 11वीं शताब्दी के बारे में बताया था और राजा हर्षवर्धन के बारे में बताया था। और कल मेरी वीडियो अपलोड हुई थी, उसमें कुछ आवाज़ मिस्टेक आ रही थी, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो मैं आज एक बार रिव्यू कर रहा हूँ कल वाली वीडियो का 2-4 मिनट, तो आप देख लेना। कल मैंने पढ़ाया था कि राजा हर्षवर्धन के बारे में, कि राजा हर्षवर्धन का जन्म कब होता है। राजा हर्षवर्धन का जन्म होता है 590 ईस्वी पूर्व में। 590 ईस्वी पूर्व में इसका जन्म होता है, और 606 ईस्वी में वे राजा बनता है। और उसके शासनकाल के दौरान एक 629 में एक हेवेन स्वांग नामक चीनी यात्री व्यक्ति अपने भारत में आता है, और वे हरियाणा के अंदर 634 से लेकर 644 तक हरियाणा में रहता है। हेवेन स्वांग को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का शाक्यमुनि हेवेन स्वांग को कहा जाता है। और हेवेन स्वांग की पुस्तकें कौन सी थी? सीक्यू की इसकी पुस्तकें थी। इसको यात्रियों का राजकुमार इसको कहा जाता है। और ये जो हर्षवर्धन है ना, हर्षवर्धन 612 ईस्वी में इसको शिलादित्य की उपाधि दे दी गई थी। और हर्षवर्धन का एक युद्ध होता है जो पुलकेशिन के साथ युद्ध होता है, एक नर्मदा नदी के किनारे युद्ध होता है, उसमें हर्षवर्धन की हार हो जाती है। इसकी जानकारी हमें किसने बताई थी? ए होल अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है। और हर्ष पहले क्या था? हिंदू था। ये उपगुप्त के प्रभाव में आकर ये दिवाकर के प्रभाव में आकर, यानी कि जो हर्ष है वे दिवाकर के प्रभाव में आकर उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और उपगुप्त के प्रभाव में आकर ऐसा कौन सा राजा था जो उपगुप्त के प्रभाव में आकर उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? वो इसका नाम है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक पहले हिंदू था, उसमें उसके बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। किसके प्रभाव में आकर? उपगुप्त के प्रभाव में आकर, दिवाकर प्रभाव में आकर तो हर्ष ने किया था, और उपगुप्त के प्रभाव में आकर सम्राट अशोक ने किया था। उसके आगे मैंने बताया था 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी मैंने क्या बताया था? उससे पहले मैंने कुंभ का मेला बताया था, कि जो हर्षवर्धन ने किस किस का निर्माण करवाया था। हर्षवर्धन के काल में एक कुंभ का मेले का निर्माण होता है, और कुंभ का मेले का निर्माण 4 जगहों पर, जो कि पृथ्वीलोक पर जो अमृतवाणी पढ़ने की वजह से 4 जगहों पर इसका मेला लगता है। एक बार क्या होता है? देवताओं के बीच में और राक्षस के बीच में एक अमृतवाणी को लेकर एक बार झगड़ा होता है, बंटवारा होता है, इनकी लड़ाई चलती है। वहां पर इनको 12 दिनों तक लड़ाई चलती है, परंतु पृथ्वीलोक पर इसको 12 वर्ष माना गया है। किस किस के बीच में होता है? देवता और राक्षस के बीच में होता है। एक बार क्या होता है? देवराज जो इंद्रजीत महाराज है, उसका बेटा के नाम क्या है? जयंत नाम है। और 9वीं और 10वीं जो क्लास में आपने पढ़ाई भी होगा कि उसका नाम क्या था? जयंत था। तो उसके इशारे, यानी पिताजी के इशारे पर जयंत ने अमृतवाणी को लेकर भागने की कोशिश की, तो उसकी जो 4 जो बूंदे थी वो क्या पृथ्वीलोक पर पड़ी। और पृथ्वीलोक पर कौन कौन जगह थी जहां पर वे पड़ी थी? प्रयागराज, एक हैदराबाद, एक नासिक है, एक उज्जैन है। उज्जैन इन जगहों पर पड़ी थी। और सिर्फ प्रयागराज में क्या होता है? महाकुंभ का मेला लगता है। महाकुंभ का मेला 144 वर्षों बाद लगता है, और सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है। प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा यमुना सरस्वती की नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और नासिक है वे गोदावरी नदी के पास बसा हुआ है। उज्जैन है वे क्षिप्रा नदी के पास बसा हुआ है। उसके बाद हम करवाएंगे 11वीं शताब्दी। कल मैंने वीडियो में करवाई थी, परंतु आज मैं रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो सेकंड वाली वीडियो में आवाज़ मिस्टेक थी, इसलिए मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो अगर पहली बार सेकंड वाली वीडियो नहीं देख पाए तो ये इस वीडियो को देख लेना। फिर 11वीं शताब्दी में आता है कि मोहम्मद गजनवी आता है। मोहम्मद गजनवी ने क्या किया कि 1001 से लेकर 1027 तक 17 बार, यानी कि भारत पर आक्रमण किया था उन्होंने। 1009 में एक बार थानेसर पर भी आक्रमण किया था, और थानेसर का उस समय राजा कौन हुआ करता था? राजा जयपाल हुआ करता था। परंतु जो ये 1009 में आक्रमण किया ये असफल रहा। फिर मोहम्मद गजनवी ने सेकंड बार आक्रमण किया था। वहां से उन्होंने क्या किया था? वहां से एक चक्रस्वामी महाराज की मूर्ति ले जाता है। कहाँ ले जाता है? अपने जहाँ पर उसका बाड़ा है वहां पर लेके जाता है।
और कहते हैं लोग ये जो मोहम्मद गजनवी इस मूर्ति को लेकर, शंकर स्वामी महाराज, पहले बात यह है कि शंकर स्वामी महाराज हम श्री कृष्ण को बोलते हैं, उसकी मूर्ति ले जाता है और अपने जो घर है उसके बाहर रखता है। और लोग कहते हैं जब भी जो मोहम्मद गजनवी जो अंदर जाता था, प्रवेश करता था ना, तो उस मूर्ति को ठोकरे मारता था और बाहर आते वक्त उस मूर्ति को ठोकरे मारा किया करता था। और एक बार क्या होता है कि मोहम्मद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और गुरुजी सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सोमनाथ मंदिर कहाँ है? ये भाई जूनागढ़ में है, जो कि गुजरात में है। अब बात आती है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रदेव सोमनाथ ने इसका निर्माण करवाया था। अब आगे वाली जो वीडियो है, हमारी जो थर्ड वीडियो है, इसमें क्या क्या पढ़ाने वाले हैं अब पढ़ेंगे। सेकंड वाली वीडियो का मैंने रिव्यू कर दिया। अब पढ़ने वाले हैं 12वीं शताब्दी पढ़ने वाली है, यानी कि जो 12वीं शताब्दी हम पढ़ेंगे। 12वीं शताब्दी में क्या होता है? चौहान वंश आता है। कौन सा वंश आता है? कि चौहान वंश। 12वीं शताब्दी में चौहान वंश आया। और पहली बात तो यही होती है कि चौहान वंश से पहले कौन सा वंश था? ये किसको हराकर आया था? तो ये तोमरों को हराकर, चौहान वंश था ये तोमरों को हराकर आया था, यानी कि तोमर वंश को हराकर आया था। तोमर वंश का जो अंतिम राजा था कौन हुआ करता था? अनंगपाल द्वितीय हुआ करता था। कौन हुआ करता था गुरुजी? अनंगपाल द्वितीय हुआ करता तोमर वंश का अंतिम राजा। ये वही अनंगपाल द्वितीय है जिन्होंने हरियाणा के अंदर जो सूरज कुंड का निर्माण करवाया था, अनंगपाल द्वितीय ने करवाया था। एक बात बता दूं, जो सूरज कुंड का मेला होता है ये पूरे विश्व में फर्स्ट नंबर पर है। स्लिप वाला जो ये मेला है ये पूरे विश्व में फर्स्ट नंबर पर बढ़ता है। ये कहाँ पर बढ़ता है? ये फरीदाबाद में बढ़ता है। उसके ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे। 2009 में कौन सा देश सहयोगी किया था? 2010 में कौन से राज्य ने किया था? कब 1987 में किया था, या 1989 में राजस्थान आए थे? सभी हम डिटेल करेंगे, टॉपिक में पढ़ेंगे ये। अगर वीडियो में पढ़ेंगे तो वीडियो में भी मैं इसकी रिव्यू करवाऊंगा, यानी कि एक वीडियो से लेकर मैंने बताई थी कि यानी कि 100 वीडियो में एचएससी ग्रुप डी की 100 वीडियो लेकर आने वाला हूं। यानी कि आज हमारी थर्ड वीडियो है। पहली और सेकंड वीडियो में करवा चुका हूं, इसमें कोई भी इश्यू की चीज का है नहीं कि मैंने मेरे तरफ से तो फुल कोशिश की है। और सेकंड जो थर्ड वीडियो में आज बता रहा हूं ये भी मैं इसमें फुल कोशिश कर रहा हूं। और 100 वीडियो में एचएससी ग्रुप डी की लेकर आ रहा हूं, ठीक है। उस मैं गारंटी के लिए कहता हूं जो नवंबर दिसंबर में जो आपका एचएससी ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा 13,000 प्लस जो वैकेंसी है उसमें से आपका नाम जरूर आएगा। और 1 से लेकर 100 वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा। टॉपिक वाइज भी एक टॉपिक में कराऊंगा। टॉपिक सूरजकुंड के मेले के ऊपर जो टॉपिक है मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। तो अनंगपाल द्वितीय है। अनंगपाल द्वितीय इसका यानी कि जो तोमर का जो अंतिम राजा था कौन था? अनंगपाल द्वितीय था। एक बार क्या होता है कि अनंगपाल जाते समय क्वेश्चन ये आ जाएगा, अनंगपाल जाते समय पृथ्वी किसके हवाले सौंप गई? यानी कि जो दिल्ली, सॉरी पृथ्वी नहीं, दिल्ली आएगा, मुंह से निकल गया पृथ्वी। तो यानी कि जो अनंगपाल द्वितीय जाते समय अपने दिल्ली है वे किसके हाथ सौंप गया था? किसके हाथ सौंप गया था भाई साहब? ये पृथ्वीराज चौहान है, उसके हाथ सौंप गया था। यानी किसके हाथ सौंप गया था? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को दे दिया गया था। क्या दे दिया गया था? ये दिल्ली यानी पृथ्वीराज चौहान को अनंगपाल द्वितीय ने इसको दे दी। ये पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली सौंप दे दी गई थी, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे चौहान वंश के बारे में। एक राजा हुआ करता था मोहम्मद गोरी। ये कौन हुआ करता था? मोहम्मद गोरी एक राजा हुआ करता था। आपने पढ़ा भी होगा तराइन का युद्ध कहां पर होता है? तराइन का युद्ध तरावड़ी यानी कि करनाल में होता है। एक फिक्स डेट बताएं तो यानी कि तराइन में होता है। तराइन के तरावड़ी में यानी कि जो करनाल में होता है। एक होता है मोहम्मद गोरी, यानी कि मोहम्मद गोरी होता है। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी गौर का शासक हुआ करता था। कहाँ का? गौर का शासक। मोहम्मद गोरी गौर का शासक हुआ करता था। एक बार क्या होता है गुरु जी की मोहम्मद गोरी है ना, मोहम्मद गोरी 1178 में, तो इसका मोहम्मद गोरी का मुख्य अटैक था 1178 में। 1178 में क्या होता है? गुजरात के पाटन जगह है, वहां का शासक भीमदित्य था, उसके साथ युद्ध होता है। और 1178 में मोहम्मद गोरी क्या हो जाती है? हार हो जाती है। मोहम्मद गोरी क्या हो जाती है? हार हो जाती है। फिर ये 13 साल बाद, यानी कि 13 साल मेहनत करता है। आजकल के बच्चे क्या है, 1-2 साल मेहनत की, नौकरी नहीं मिली तो वो मेहनत करने छोड़ देते हैं। तो इन्होंने यानी कि जो मोहम्मद गोरी है ना, उन्होंने 13 साल कंटिन्यू उन्होंने मेहनत की थी कि युद्ध को जीतने के लिए उसको मैं हरा कर आऊंगा। किसको हरा कर आऊंगा? ये भीमदित्य था ना, जो गुजरात में जो पाटन का जो शासक हुआ करता था, भीमदित्य को हरा कर आऊंगा, ठीक है। और उसके बाद ही यानी कि मैं कुछ आगे काम करता हूँ। 13 साल नियंत्रण उन्होंने मेहनत की और फिर 1191 में अटैक किया और ये इसको मारने के लिए जा रहा था। तो बीच में कौन पड़ता है? पृथ्वीराज चौहान आ जाता है। कौन आ जाता है? पृथ्वीराज चौहान आ जाता है। और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को फिर से हरा देता है, ठीक है। एक बार तो मोहम्मद गोरी किससे? भीमदित्य से हरा था, ठीक है। किससे हरा था भाई? भीमदित्य से हरा था,
ठीक है, वे एक बार फिर हार जाता है पृथ्वीराज चौहान से। अब बात तो क्या आती है कि पृथ्वीराज चौहान को किन किन लोगों ने इनका साथ दिया गया था, किन किन लोगों ने साथ दिया था। हास्य के गोविंद ने साथ दिया था और राजा जयचंद ने साथ दिया था। किस किस ने दिया था? हास्य के गोविंद, यानी कि जो हास्य के गोविंद ने इसका साथ दिया था। हास्य गोविंद और राजा जयचंद, राजा जयचंद। ये इंपोर्टेंटली ध्यान रख लेना, ये चीजें दो चीजें हैं कि पृथ्वी यानी कि ये जो तराइन की जो पहली लड़ाई 1191 में हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, उस समय जो पृथ्वीराज चौहान का साथ देने वाले लोगों में से कौन कौन से थे? ये जो राजा जयचंद थे और हास्य के गोविंद थे, ये इंपोर्टेंट है, इन लोगों ने साथ दिया गया था। एक फिर क्या होता है कि ये देखो, एक बात है कि ये क्या होता है कि ये अपने युद्ध जीत जाता है पृथ्वीराज चौहान, और युद्ध जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? एक पार्टी रखी, यानी कि समारोह का पार्टी रखी। उस पार्टी में राजा जयचंद आया हुआ था और राजा जयचंद की बेटी आई हुई थी संयोगिता। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार क्या होता है कि उसकी जो बेटी का नाम क्या है? संयोगिता, यानी कि कौन आई हुई थी? संयोगिता नाम इसका, संयोगिता, यानी कि राजा जयचंद की बेटी है संयोगिता, आई हुई थी पार्टी में। फिर ये संयोगिता कौन से वंश थी? गढ़वाल, यानी कि गढ़वाल वंश से थी। कौन थे? संयोगिता गढ़वाल वंश से थी। फिर जो ये पृथ्वीराज चौहान है उसको संयोगिता पसंद आ जाती है और वे एक दूसरे को प्रेम भाव कर लेते हैं, यानी कि 5-10 मिनट में उनका प्रेम हो जाता है। और वो यानी कि जो पार्टी थी वो उसी में, यानी पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर उड़ जाता है और वो मतलब भाग जाओ लेगा, ठीक से। वो बाद के है कि जो राजा जयचंद ने क्या किया? जो मोहम्मद गोरी है उसको साथ देने की सोची राजा जयचंद ने। भाई इन्होंने यानी कि जो हमारे साथ ऐसे किया है तो मैं अब इनको मतलब हरवाऊंगा, ठीक है ना। यानी कि वो शादी भी कर देता राजा जयचंद यानी कि पृथ्वीराज चौहान के साथ, परंतु उन्होंने किससे मना कर दिया? क्योंकि ये तो गढ़वाल वंश थे, ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान वंश से थे, ठीक है, और दोनों का मेल खिलाफ हुआ नहीं, इसलिए राजा चंद्र ने मना कर दिया और वो अपने संयोगिता लेकर चला गया। ये फिर क्या होता है कि ये जो मोहम्मद वो है ना, ये राजा जयचंद है, इनको पत्र भेजता है मोहम्मद गोरी को कि मैं आपका साथ देना चाहता हूँ और मैं जो ये पृथ्वीराज चौहान इसको हराना चाहता हूँ। फिर ये भाई मोहम्मद गोरी ने क्या सोचा? दोबारा सोचा कि भाई ये तो मेरे साथ देने की सोचा है, क्यों देने की सोचा है? कहते दोबारा ना मरवा दे। तो वो न मतलब जो यो राजा जयचंद है उससे पूछता है कि भाई आप मेरे साथ क्यों दे रहे हो, क्या घटना हुई, क्या नहीं हुई। तब ये जो राजा जयचंद है उन्होंने यानी कि जितनी भी जो घटना वारदात हुई थी ये सभी मोहम्मद गोरी के सामने रख दिया, यानी कि प्रस्तुत कर दी। जब मोहम्मद गोरी है राजा जयचंद के ऊपर विश्वास किया, तब राजा जयचंद ने उनका पता बताया। पृथ्वीराज चौहान क्या था? प्रेम लीला में मौन था। अब उन्होंने क्या किया? 1192 की बात है, जो कि आप पढ़ते हो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की यानी कि युद्ध होता है, उसमें मोहम्मद गोरी के क्या हो जाती है? जीत जाता है और जो पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। क्यों हार जाता है? सिर्फ प्रेम के कारण हार जाता है, ठीक है, यानी कि संयोगिता के चक्रों में पड़ा हुआ था, उसको कोई वो नहीं था कि हमारे साथ भी कोई घटना हो सकती है, यानी कि मेरे साथ भी कोई वारदात हो सकती है, मैं सचेत रहूं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं, वो तो प्रेम लीला में डूबा हुआ था। उन्होंने क्या पता कि 1 साल बाद इसी का बाप ही मेरे को मरवाएगा। तो 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। उसके बाद में क्या होता है? 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध किस किस के साथ होता है भाई साहब? ये उसके साथ होता है राजा जयचंद, जो संयोगिता का जो पिताजी जो जयचंद था, यानी कि जयचंद और जो प्लस में इसका जो मोहम्मद गोरी है ना, मोहम्मद गोरी, MG लिखता हूँ मोहम्मद गोरी को, यानी कि मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के साथ क्या होता है? युद्ध होता है 1194 में। इसमें मोहम्मद गोरी फिर से जीत जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है? 1215 में क्या होता है? तराइन का 1215 में क्या होता है? तराइन का थड़ युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है ये? इल्तुतमिश और किसके बीच में होता है? यद्दुकबुत्ता के बीच में ये होता है ये, ठीक है। इल्तुतमिश और कुबच्चा यद्दुकबुत्ता के बीच में इसका युद्ध होता है और इसमें इल्तुतमिश क्या हो जाता है? जीत जाता है और यद्दुकबुत्ता के क्या हो जाता है? हार हो जाती है। यद्दुकबुत्ता क्या हो जाती है गुरुजी? इसमें हार हो जाती है। यल उल दोज कबूतर इसका पूरा नाम है,
यलदोज कुबाचा, यलदोज कुबाचा इसका पूरा नाम है। यलदोज यलदोज कुबाचा, यलदोज कुबाचा, यलदोज कुबाचा। ये अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़े से ऊपर में लिख दूं कि अगर यलदोज कुबाचा इसका पूरा नाम है, यानी यलदोज कुबाचा है, इसका पूरा नाम है यलदोज कुबाचा, यलदोज कुबाचा है। और प्लस में मोहम्मद गोरी, यानी यलदोज कुबाचा और इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ये तराइन की थर्ड लड़ाई होते हैं। पहली लड़ाई 1191 में, सेकंड लड़ाई 1192 में, और जो थर्ड लड़ाई हुई थी वो 1215 में लड़ाई हुई थी। यानी कि तराइन की कितनी लड़ाई हुई थी? 3 लड़ाई हुई थी, 1191, 1192, 1215 में। ये हुई थी मोहम्मद गोरी और भाई पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और सेम ऐसी हुई थी, इसमें मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है, इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। ये इल्तुतमिश और यलदोज कुबाचा के बीच में हुई थी, इसमें इल्तुतमिश की जीत जाता है, और जो यलदोज कुबाचा है उसकी क्या हो जाती है? हार हो जाता है। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो आपको ये सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और शेयर करना, और शेयर जरूर किया करो भाई। मैं हर वीडियो में आपको ये कहता हूँ कि ये शेयर करा करो, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास शेयर करो जो अब जो नए बच्चे हैं ना, जो +2 पास करके अब आए हैं, उन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है ना, उसके पास ये वीडियो जरूर जानी चाहिए, ताकि उस लोगों का भला हो सके इस वीडियो को देख के, ताकि वो अपने भविष्य को सुधार कर सके। मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी अगर आप मेरी वीडियो देखते हो ना, तो आप क्या किया करो कि एक हाथ में क्या होना चाहिए? नोट्स होने चाहिए, और दूसरे हाथ में आपको क्या होना चाहिए? पेन होना चाहिए, सामने मोबाइल होना चाहिए, और साइड में किसी प्रकार का भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए। 100 वीडियो है, आप 100 वीडियो कंटिन्यू देख लो, ठीक है। आपको कभी भी किसी की कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो आपको ये पढ़ा रहा हूँ, नोट्स बनाते रहना सिर्फ, ठीक है। मैं हर प्रकार का क्वेश्चन में आपके सामने लाता रहूंगा। 100 वीडियो बहुत ज्यादा होती है, और साथ में प्लस में आपके साथ में टॉपिक भी ले आऊंगा। वे वीडियो अलग देखना टॉपिक वाला। सिर्फ ये जो सेशन चल रहा है ना, ग्रुप डी टारगेट वाला 1 है, ग्रुप डी टारगेट वाला 2 है, ग्रुप डी टारगेट जो 3 है, ये चलेगी 100 तक। और प्लस में जो टॉपिक अलग चलेगा, जैसे मैंने कल सूरदास वाला डाला था, ये अलग है, ठीक है ना। जैसे मैंने विश्वविद्यालय के ऊपर डाल दिया, मैंने रेल के ऊपर डाल दिया, मैंने सड़कों के ऊपर डाल दिया, मैंने प्रजनन केंद्र के ऊपर डाल दिया, यानी कि ये टॉपिक है, ठीक है। और ये चला रही है थ्योरी है, थ्योरी वाली 100 क्लासेस चलेगी। टॉपिक वाली तो जो जितने टॉपिक है कराऊंगा आपको 25 नंबर की जो हरियाणा जी की आएगी, कोई इश्यू नहीं आएगा। 22-23 नंबर आप कहीं पर भी ले सकते हो। और ज्यादा मेहनत की आपने 100 की 100 वीडियो अगर ज्यादा अगर 1-2 बार लगातार कंटिन्यू देखी, 2 से 3 बार आपने कंटिन्यू देखी, तो 25 के 25 नंबर आपके आएंगे। और आपका जो नवंबर और दिसंबर में जो आपका एग्जाम होगा, मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन मैंने किस वीडियो में बताया था, ये क्वेश्चन मैंने किस वीडियो में बताऊंगा। 1-2 क्वेश्चन की मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज कहीं पर भी आ सकता है। यानी कि 25 है तो 24 या 23 नंबर तो मैं वो गारंटी करके, तो 23 नंबर तो इसी वीडियो में से ही आएंगे, ठीक है ना। और बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स 15 नंबर के मैथमेटिक्स बता रहे हैं भोपाल सिंह खत्री, जो हमारे चेयरमैन है। ये 15 नंबर के जो क्या बता रहे हैं, मैथ बता रहे हैं। तो मैथ की वीडियो में 1-2 दिन में मतलब लाने वाला हूँ। ज्यादा मैथ का कोई भी इश्यू नहीं है, कोई गहराई तक मैथ नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ ऊपर वाला लेवल वाला पढ़ना है। यानी कि जो समय और काम है, नंबर सिस्टम है, ये ऊपर वाला पढ़ना है। ये एपीजीपी है ना, ये जो एडवांस मैथ है उसको तो पढ़ना ही नहीं है। एपीजीपी है, कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री है, साइन कोस tan थीटा है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसको तो बिल्कुल ही मत पढ़ो, पढ़ो मत। ये तो आएगा नहीं ग्रुप डी में, तो इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। भोपाल सिंह खत्री, भोपाल सिंह हमारे चेयरमैन है, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था पिछली बार भी कि हमारा जो ये जो टॉपिक है ये आएगा नहीं, ठीक है। आप जो ये है ना अर्थमेटिक्स जो मैथ है हमारा, ये पढ़ा करो। साइन कोस tan थीटा हुआ, परसेंटेज हुई, लॉस और प्रॉफिट हुआ, जैसे वगैरह वगैरह, जो मैं आपको बताऊंगा ना, ऐसे मतलब पढ़ना। यानी कि एक टॉपिक में से कम नहीं तो आपको 30 क्वेश्चन पढ़ लो, एक क्वेश्चन में 30, यानी कि एक टॉपिक में 30 क्वेश्चन पढ़ लो, और 30 क्वेश्चन ऊपर पढ़ो। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल गहराई तक जाने क्वेश्चन, वो नहीं है। आपको ये बता दूं, ग्रुप डी की ये नहीं है कि 4-5 लाइनों वाला आपने क्वेश्चन पढ़ना है। 4-5 लाइनों वाला अगर कोई जो भी क्वेश्चन मिल जाए ना, उसको कट्टा मार दो, पढ़ो मत। 4-5 लाइन वाले सिर्फ यूपीएससी और सीजीएल वाले ही पढ़ना है। मैं एचएससी की तैयारी आपको करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करवा रहा हूँ। यूपीएससी वाले में है ये 4-4, 5-5 लाइनों वाले है ना, यूपीएससी में आती ही दिमाग घुमाने के लिए, आंसर उसी में आते हैं, ठीक है। पर दिमाग घुमाने के लिए 4-4, 5-5 लाइन दे देती है, यानी कि बच्चे का दिमाग आउट ऑफ रेंज से बाहर हो जाए। सिर्फ आपको वही क्वेश्चन पढ़ना है जो कि 1 लाइन का हो, अच्छा ज्यादा 2 लाइन की हो, 3 का हो ना, उसको बना कर दो, आएगा ही नहीं ग्रुप डी में।
पिछले एचएससी के जितने भी जो 100 पेपर लिया हो, 200 लिया हो, जितने जो एचएससी हरियाणा सरकार ने जितने भी जो पेपर लिए है, उसमें कभी भी 3 लाइनों वाला एक क्वेश्चन भी मेरे सामने भेज दो, एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि 1 या 2। अब जो एनटीए ने जो पेपर लिया था हमारा सीईटी वाला, वो सीईटी वाला जो पेपर हुआ था भी, उसमें भी ऐसे 2-3 वाले लाइन वाले कभी आए नहीं, 1 या 1.5 लाइन का होगा ज्यादा ज्यादा मार के। अच्छा 2 लगा लो, 3 लाइनों वाला तो क्वेश्चन भी नहीं था मेरे सामने। ठीक है, तो आप सिर्फ मैथ की मैं 2-4 दिन में आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जबकि लिए अगले सेशन में फिर मिलेंगे। इतने के लिए जय हिंद, जय भारत।